So now we will continue with the examples of goodness of fit test. This is the type number 2 that we will discuss today. A sample analysis of examination result of 200 MBA was made. एक sample लिया गया, ठीक है, उसमें examination result को बनाया गया किसने, कितने 200 MBA students का. It was found that 46 student fail, categorize कर दिए, categorize कर दिया इसमें. 68 squared a third position, 62 squared a second position, and the rest were placed in the first division. So 200 को categorize कर दिया गया, ठीक है जी. Are these figures commensurate with the general examination? ये कौन सा रिजल्ट है, ये MBA का एग्जामिनेशन रिजल्ट है. वो कह रहे हैं कि ये जो डाटा हमें दिया गया है, भी इसमें से 46 स्टूडेंट्स फेल हो गए, इतनों ने थर्ड डिवीजन ली, इतनों ने 62 ली एंड रेस्ट पर इन द फर्स्ट पोजीशन. क्या ये डाटा commensurate, if this are these figures commensurate with the general examination result? ये कोई और रिजल्ट है, जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट, जिसका जो डाटा है वो हमें एक एक नंबर की फॉर्म में नहीं दिया गया, rather it has given in the form of a ratio, which is in the ratio of 4:3:2:1 for various categories respectively. कि क्या ये वाला जो डाटा है, आर दीज फिगर्स, ये वाली, ये और ये वाली जो फिगर्स हैं, क्या वो जनरल एग्जामिनेशन की जो फिगर्स हैं जो एक रेशियो में दी गई हैं उसके साथ मैच करती हैं कि नहीं करती. बस इतना सा क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन में देयर इज नो पॉपुलेशन पैरामीटर, कोई मीन, वेरियंस, म्यू, स्क्यूनेस, कार्टेसिस, प्रोपोर्शन, किसी चीज की बात नहीं की हुई. सिर्फ इतना बताया है कि दो रिजल्ट है, एक एमबीएस का रिजल्ट है, एक जनरल रिजल्ट है. तो उन दोनों की हमें डाटा प्रोवाइड कर दिए कि हमें चेक करना है कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है. तो हम नल हाइपोथेसिस क्या कहेंगे कि द ऑब्जर्व्ड फिगर्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसीज. ऑब्जर्व्ड फिगर्स कौन सी है, 46, 68, 62, ये ऑब्जर्व्ड फिगर्स हैं. ये किससे डिफर नहीं करती हैं, इन फिगर से डिफरेंट नहीं करती है जो किस रेशियो में दी गई है, 4:3:2:1. तो इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी. हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसीज होती हैं जब हम हाइपोथेसिस सेट करने के बाद जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, दैट इज द हाइपोथेटिकल. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. सो नाउ अब अगला क्वेश्चन देखो. सबसे पहले आपने वही पॉइंट है, पहले H0 डिस्कस करना है, फिर H1 लेना है, अल्फा 5% चेक करना है, काई स्क्वायर सेट करना है. सो व्हाटएवर इन द क्वेश्चन, देखो बुक में जैसे दिया है हमने एज इट इज नहीं उसको फॉलो करना, हम अपने हिसाब से इसको फॉलो करेंगे. सो H0 लिखा, यहाँ लिखा द डाटा डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली है, यू विल राइट द डाटा डिफर सिग्निफिकेंटली. You will set alpha is equal to 5%, then you will put the formula summation OI minus EI divided by E whole square. This follows chi-square. कितनी figures हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4. So this follows chi-square n minus 1. This is chi-square n minus 1 means here is 4 minus 1. तो chi-square हम कितने degrees of freedom पे check करेंगे, 3 पे, ठीक है. तो अब इस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले expected frequency चाहिए. So you will give the heading calculation of expected frequency under null hypothesis. Under null hypothesis H0. तो ये जो आपको ये सारा बनाया गया है यहाँ पे, ये जो टेबल है ये आ जाएगा कैलकुलेशन फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ये किसका टेबल है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का. अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था, पिछले क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, वहां पे ये था कि हर दिन जो था वो पार्ट की, कुछ किसी भी स्कूटर पार्ट की जो डिमांड थी वो सेम होनी चाहिए, तो वहां पे एवरेज निकाल के सबके ऊपर फिट कर दिया. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक डाटा दिया है और दूसरा डाटा रेशियो में दिया, उस रेशियो को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. सो अब सबसे पहला रेशियो में सबसे पहला नंबर क्या है, 4. अब इसको आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, 4 इसका टोटल 4 + 3 7 + 2 9 10 डिवाइडेड बाय 10 इनटू
ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल इनटू 200. सो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आना है, यू विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज by this formula. So when you will calculate, your total must be same, that is summation of, if they have taken fi, so we will write accordingly, summation of ei is equal to this. So this was the first step, this is the second, this is third. Chi-square test statistics under h naught you will write, then calculation of expected frequency. Then number 6 is now calculation of chi-square. अगला क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर. ये देखो फिर टेबल बन गया. सो सारी वैल्यूज यू नो, अब आप उसको ऑब्जर्व्ड ऑफ एक्सपेक्टेड एक फॉर्म में लिख लेंगे. आइदर यू कैन राइट लाइक दैट. फिर डिफरेंस लिया, स्क्वायर किया, ठीक है, स्क्वायर करके डिवाइड किया ये से, सो यू विल गेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर. This comes out to be 28 and DF is this, and the value of chi-square at 5% level of significance is. अब उसके बाद यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस कर दी, वो तो हमने पहले ही सीधा लिख दी थी, ठीक है. उसके बाद ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू. सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ chi-square at 5% level of significance, and for 4 minus 1 is equal to 3 degrees of freedom is chi-square 0.053, which is equal to, this is the tabulated value, 7.815, right? So the calculated fit यहाँ पे क्या आ जाएगा, decision and conclusion. Since the calculated of value of chi-square is greater than the tabulated value, आप देखिए ये वैल्यू हमारी 7.8 है और ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 28. It's much higher than the tabulated value. So therefore null hypothesis is the value of chi-square is significant. So therefore null hypothesis is rejected at 5% level of significance. Hence we conclude that data is not commensurate with the general examination result, or there is a significant difference between the observed frequency and the hypothetical frequency. जैसे मर्जी लिखिए, राइट. अब इसका ग्राफ देखिए क्या बनेगा. काई स्क्वायर है, ये राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये इस तरह से इसको टच नहीं करेगा. Like this. So this is 0 and this is chi-square axis, this is f of chi-square and this is alpha. यहाँ पे chi-square 0.053 पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 7.815 और हमारी काई की वैल्यू कितनी आ रही है, comes out to be यहाँ पे कहीं 28 पॉइंट, ये किसकी वैल्यू है, chi-square की 28.47 और ये कितना है 0.05. दिस इज द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, यू नो, and this is the region of rejection. So this is the probability chi-square probability curve. बस इतना ही लिखेंगे, right? So next question is, this is the different type, this is the type number 3. क्योंकि डाटा को ही हमने कंसिस्टेंट प्रूव करना है कि डाटा एक्चुअली जो हमें डाटा दिया गया है क्या वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए फिट है कि नहीं है, कि जो हमें रिजल्ट दिया गया है उसके लिए ये वाला डाटा फिट बैठता है कि नहीं बैठता. सो देयरफॉर दैट्स व्हाई इट्स नेम इज chi-square goodness of fit. A survey of 800 families with 4 children each revealed the following distribution. 800 families का सर्वे हुआ. दिस इज कैपिटल है. नंबर ऑफ बॉयज 0 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है. ऐसी कितनी फैमिलीज है 32. ठीक है जी. टोटल 4 है, यानी एक फैमिली में 4 बेबीज हैं, उसमें से 0 1 2 मैक्सिमम 4 बॉयज हो गए, मैक्सिमम 4 गर्ल्स होगी. और देखो ये किस तरह से चल रहा है, अगर 1 बॉय है तो 3 गर्ल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज है 178. तो ये पूरा डाटा हमें दे दिया.
is the result consistent with the hypothesis that the male and female births are equally probable? क्या ये देखो, ये जो डाटा हमें दिया गया है, क्या ये इस हाइपोथेसिस को क्लेम करता है कि मेल और फीमेल बर्थ इक्वली प्रोबेबल है? मेल और फीमेल बर्थ इक्वली प्रोबेबल का क्या मतलब हुआ? यानी मेल और फीमेल के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। अगर मेल और फीमेल के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो P भी 1/2 हो गया और Q भी कितना हो गया? 1/2. So we set up the null hypothesis H0 that the data are consistent with the hypothesis of equal probability for male and female births. जैसे पूछा, you will write the null hypothesis that the result is this. Your data is consistent with the hypothesis that the male and female births are equally probable. वही क्वेश्चन से ही हमने as it is इसको उठा लेना है, ठीक है। So this was the step number 1. Then H1 क्या सेट करें? H1 क्या सेट करेंगे? H1 सेट करेंगे. So before writing this, so when we are writing the male and female births are equally probable, so therefore the probability of male birth is equal to 1/2 is equal to Q, the probability of female birth. पहले ये सेट कर लेंगे, ठीक है। तो H1 सीधा ही क्या लिख दोगे? P is not equal to 1/2. That is, the data is not consistent with the hypothesis that the probability for male and female birth are not equally probable. So now, अब प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर सारा वही है, सिर्फ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला अलग है। तो पहले हमने सेट कर लिया P की वैल्यू कितनी है? 1/2. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बर्थ, ठीक है जी। H1 क्या है? P इज नॉट इक्वल टू 1/2. P is not equal to 1, which is not equal to Q, which is not equal to Q. So, अगला अल्फा अगर हमने सेट कर लिया 5%, राइट, देन काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0. ये सारा कुछ हम ऐसे लिखेंगे. That is chi square is equal to summation y minus ei whole square divided by a. This follows chi square. कितना है? 0, 1, 2, 3, 4. 5 observations है. 5 minus 1, that is chi square 4. उसके बाद अब अगला किस्सा है इसको कैलकुलेट करने. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अंडर H0. अंडर H0 लिखना क्यों जरूरी है? कि जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो अंडर H0 का मतलब है P की वैल्यू 1/2 को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये P क्यों है? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है? ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ R लिखेंगे. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, let's see from the solution. ये ठीक है. अब you will go step by step. अब क्योंकि हमें एक तो प्रोबेबिलिटी और साथ में फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो कैपिटल N है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. वो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ R मेल बर्ड्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R male births in a family of 4, it is given by the binomial distribution NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. N कितना है यहाँ पे? N is equal to 4. P कितना है? 1/2. Q is 1/2. तो ये हमने लिख लिया. Now यहाँ आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, इसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारा उसी का ही ये वो स्टेप है सारा कंप्लीट. सो फ्रीक्वेंसी के लिए
कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद 800, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, वो 800 से सॉल्व होके दैट कम्स आउट टू बी 50, तो इतना रह गया। अब r की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करेंगे, सो f ऑफ 0 यानी जब हमारे पास 0 मेल बर्थ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 0 मतलब 0 जो मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं। 1 का मतलब एक मेल है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज आ गई 200। 2 मेल्स हैं, ऐसी फैमिलीज आ गई 300। 3 मेल्स हैं, ऐसी 200। 4 मेल्स हैं, ऐसी। ठीक है जी, सारी बातें क्लियर। उसके बाद अगला काम है कैलकुलेशन फॉर काई स्क्वायर। तो आप इसको वर्टिकली सारे के सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को एक लाइन में लिख देंगे। ये हमें दी हुई है, ये आपने कैलकुलेट कर ली। रेस्ट थिंग you know to find the difference, then square, then division, then we have find out the value 19.63. And the tabulated value of chi-square for 5 minus 1 degrees of freedom is 9.488. So this is the significant value. जैसे पहले लिखवाया था, you will write like that. This is the decision and conclusion. So compare, when you will compare, it's very much higher. The value of chi-square is very much higher than the tabulated value. So therefore value of chi-square is significant. It means, देखो जब हम chi-square की value significant कह रहे हैं और इसमें दोनों का difference आ रहा है, दोनों का difference ही आता है ना, इसको तो छोड़ ही दो, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब जब हम कहते हैं chi-square, the value of chi-square is significant, means there is a difference between the observed and the expected frequency. So hence we conclude that null hypothesis rejected. We conclude that the male and female births are not equally probable, right? So here is the similar question related to that relates to the binomial distribution. This relates to the Poisson distribution. Fit a Poisson distribution and test the goodness of fit. हमें एक डाटा दिया गया है. It is when the first proof of 392 pages of a book of 1200 pages, ये capital है, never read. 1200 पेजेस के में से 392 पेजेस का जब प्रूफ किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग, जितने भी मिस्टेक्स आई, ठीक है, उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ली गई। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या शो कर रही है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन पेज 0 1 2 3 4 5 6 एंड हाउ मेनी पेजेस, कितने पेजेस पे है, 0 मिस्टेक कितने पेजेस पे है 275, 1 मिस्टेक कितने पेजेस पे है 72 पेजेस पे, 2 कितने में है, तो इस तरह से ये डाटा कैलकुलेट हुआ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिटिंग अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है जी, ये काम हो गया फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। और गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या है, हमें चेक करना है काई स्क्वायर लगा के कि जो हमारी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, यहां से कैलकुलेट होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या इन दोनों के बीच कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सपोज करो अगर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये वाला जो डाटा है, दिस डाटा इज फिट फॉर द Poisson distribution, right? Now, so whenever you want to fit the Poisson distribution, you know the formula e raised to power minus m, m raised to power x by factorial x. जब तक ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ और r को रिप्रेजेंट करेगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल n से। सो एफ आर इज इक्वल टू कैपिटल n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r। ये फॉर्मूला है जब हमको डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो ये उस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है इन्होंने। बट यू नीड द मीन बिकॉज m इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। रेस्ट इज सेम, f of 0, f of 1, f of 2, जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी आप करेंगे। ये देखो सबसे पहला काम किया, ये हमने फिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टेबल बन गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, सिर्फ हमने ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद टेस्ट लगाना है, नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर। अब
Now the question is, here we have to do the pooling because our cell frequencies are less than 5, right? तो जब आप इसको देखो, जब 0 में से 0.1 ऐड करोगे तो सिर्फ 0.1 बनेगा, ठीक है जी? So we will continue it tomorrow. This question I will again continue. How degrees of freedom are reduced with pooling and with calculating the mean of the distribution. I hope the point is clear to all of you.